ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बाबा श्याम की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। जो टॉपिक हमने अभी पढ़ लिए हैं उनके वीडियो आप मेरे YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में जाकर के आप देख सकते हैं। YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं @बालकृष्ण वर्मा 7390, जिसमें आपको मेरा चैनल खुलेगा। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और उसमें वीडियो जो डली हुई है उनको आप देख लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। बहुत ही बेसिक चीज से, जीरो लेवल से मैंने उस चीज को उठाया है। ठीक है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, उनके बारे में भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों आगे हमारे वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व। चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व। तो चुंबक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैग्नेट। मैग्नेट शब्द से आशय क्या है? चुंबक शब्द से आशय क्या है? तो चुंबक, मैग्नेट एक वह चीज है, वह वस्तु है, वह पदार्थ है जो किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर खींचता है। किसको खींचता है? धातु को खींचता है, अधातु को खींचता है। वो सब हम अभी पढ़ेंगे इसमें आगे। सबसे पहले आप जानिए मैग्नेट आया कहां से, बना कहां से, किसने इसका प्रतिपादन किया और कहां से ये आया हुआ है, इसकी कार्यशैली क्या है। ठीक है, इसके कितने पद होते हैं। पद से मतलब क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव हो गया, एक्सिस हो, अक्ष हो गया, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं हो गई, फ्लक्स हो गया, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो गया। तो इनके बारे में हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मैग्नेट की। देखिए, मैग्नेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe3O4। इसका मतलब होता है फेरस फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड या फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसकी जो खोज हुई थी वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व के समथिंग हुई थी। उस देश का नाम था मैग्नेशिया। क्या नाम था उसका? मैग्नेशिया। ठीक है, यहाँ पर सर्वप्रथम जो नाविक होते हैं, कौन होता है? जो नाविक लोग होते हैं, उसने एक कत्थई कलर का, उन्होंने क्या किया था, एक कत्थई कलर का एक पत्थर, उनको एक कत्थई कलर का एक पत्थर मिला। ठीक है, कत्थई कलर का एक पत्थर मिला। वो पत्थर उन्होंने क्या किया, जब उसको स्वतंत्र अवस्था में लटकाया, क्या किया उसको? स्वतंत्र अवस्था में जब उसको लटकाया, तो वहां लटकाने के बाद उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरा जाकर के। जितनी बार भी वो उसको धागे से पकड़ते थे ऐसे और लटकाते थे, तो वो कहां पर जाके रुकता था? उत्तर दक्षिण दिशा में। तो उन्होंने क्या किया, इसका प्रयोग सबसे पहले, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये जो पत्थर था ना, काला पत्थर, उन्होंने देख लिया कि ये अपना नॉर्थ यानी उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, तो यहीं पर जाकर के वो ठहरता था। अब उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इसका उपयोग काय में किया जाए। तो जो समुद्र में जो नाव चलती है ना, जो नाविक लोग होते हैं, सबसे पहले उपयोग उनके द्वारा इसका दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। ठीक है, दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया गया सर्वप्रथम। ये एक ट्रांसमिशन या पीटीसीएल की जो एग्जाम थी उसमें ये क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जो चुंबक होता है उसका सर्वप्रथम उपयोग किसमें प्रयोग किया गया। तो सर्वप्रथम प्रयोग जो नाव में दिशा ज्ञात करने के लिए, नाव की दिशा ज्ञात करने के लिए किया गया, नाविकों द्वारा समुद्र के बीच में नाव की दिशा ज्ञात करने के लिए किया गया। जो कि उसका एक गुण था कि वहां जब उसको स्वतंत्र अवस्था में हम लटकाते थे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता था। ठीक है, तो ये एक चुंबक का वहां पे गुण था, जिससे कि इसको चुंबक भी कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ, वहां से आगे चले ये, तो वहां से ये क्या हुआ कि इसमें एक गुण और पाया गया। ये दिशा के साथ में, ये दिशा तो बतलाता है, साथ में एक गुण इसमें और पाया गया कि यहाँ जो लोहे की जो वस्तुएं होती है छोटी छोटी, ठीक है, ये एक प्राकृतिक चुंबक था,
तो इसमें ज्यादा पावर तो नहीं था उस टाइम पे, तो इसमें एक गुण और उन्होंने पाया। क्या पाया? ये तो इसका प्राकृतिक गुण हो गया उत्तर दक्षिण दिशा वाला, लेकिन एक गुण उन्होंने ये पाया कि भाई ये जो लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये फिर वैज्ञानिकों ने इसमें दिमाग लगाया, क्यों ना इस पावर को इस्तेमाल किया जाए, इस पावर का इस्तेमाल किया जाए। फिर उन्होंने इसको किसमें बदल दिया? किस बदल दिया? इस चुंबक को विद्युत चुंबक में बदल दिया, ठीक है, जिससे उसकी पावर को और अधिक बढ़ाया गया तो बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़ी बड़ी वस्तुएं खींचने लगी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं अब कि ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इतनी समझ में आई। ये इसका नाम है फेरस ऑक्साइड। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फेरस ऑक्साइड, या इसको बोलते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये भी इसका नाम है, ये भी एक इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, फेरस फेरिक ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। Fe3O4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। मैग्नेट, ठीक है, मैग्नीशिया शब्द मैग्नीशिया सिटी से लिया गया है। मैग्नेट, इसका नाम मैग्नेट दिया गया। ये कत्थई कलर का काला पत्थर होता है। सबसे पहले नाव की दिशा ज्ञात करने के लिए नाविकों ने इसका प्रयोग किया था। स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, ठीक है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेते हैं। देखिए जो मैग्नेट होता है, देखिए ये हो गया, जो मैग्नेट होता है, प्रत्येक जो वो पत्थर था ना, वो अपने आप में एक मैग्नेट था, लेकिन वो क्या था, जैसे मान के चलिए ये मेरा कोई एक पदार्थ है, ठीक है, मैग्नेटिक पदार्थ है, इसमें ये जो ध्रुव होंगे ना, इस प्रकार से अस्त व्यस्त होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, इस प्रकार से अस्त व्यस्त होंगे। यहाँ पर एन एस एन ध्रुव, एस ध्रुव, एन ध्रुव, एस ध्रुव, एन ध्रुव, एस ध्रुव, एन ध्रुव, एस ध्रुव। ये एक अभी कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है, ये कोई लोहा है, मान के चलिए एक लोहा है, मेटल है, इसमें भी अपने आप में ध्रुव होते हैं, लेकिन वो पूरा अस्त व्यस्त होते हैं। जैसे ही मैं किसी चुंबक के संपर्क में लाता हूं, ठीक है, किसी भी चुंबक इसके संपर्क में लाता हूं मैं, जो व्यवस्थित हो, जो चुंबक हो, रियल में जो चुंबक हो, एन एस ध्रुव, ठीक है, एन एस, जैसे ही मैं इसके संपर्क में लाऊंगा तो ये जो अस्त व्यस्त जो इसके अणु पड़े हुए हैं ना चुंबक के, वो एक निश्चित क्रम में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? वो जो NS है ना, ये सब एक, ये हटके यहां से, ये पूरा एक निश्चित क्रम में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? NS, सॉरी यहाँ पर S हो जाएगा, यहाँ पर N, क्योंकि ये विपरीत होगा ना, तो विपरीत में इसको धकेलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर SN, इस प्रकार से ये एक व्यवस्थित रूप में पूरा आ जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा इसके साथ में, ये भी चुंबक, ये भी इसका चुंबक बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा। तो कोई जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अपने आप में मैग्नेट होते हैं, लेकिन उसमें जो मैग्नेट के जो चुंबक के जो अणु होते हैं वो अस्त व्यस्त होते हैं। किसी भी चुंबक जो चुंबक है उसके संपर्क में लाने पर वो एक व्यवस्थित चुंबक या उनके पोल सही अवस्था में उनके अणु आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मैग्नेट की परिभाषा होती है प्रकार से समझने के लिए कि हर जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो अपने आप में एक चुंबक होता है। कोई भी लोहा है, ठीक है, कोई भी एक लोहा है, जैसे लोहे का टुकड़ा है, उसको मैं चुंबक के पास में लाया तो अभी तो ये चुंबक नहीं है, लेकिन जैसे इसके संपर्क में ले आएंगे चिपक जाएगी। अब इस चुंबक में भी अपना एक गुण, इस लोहे में भी अपना एक पोल बना लिया है, ठीक है, वो उससे क्योंकि मिल गया है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा चुंबक। अब देखिए ये चुंबक, जो एक चुंबक है जिसमें बताया था आपको, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है, ये एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। देखिए थोड़ी सी कुछ इसके पद हैं, चुंबकीय पद हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा है यहाँ पर ध्रुव दिख रहा है। ध्रुव मतलब इनको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या होते हैं? हमारे ध्रुव होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम पोल, मैग्नेटिक पोल। तो मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं? देखिए मैग्नेटिक पोल किसी भी चुंबक का वह बिंदु होता है जिस पर की चुंबकीय गुण सबसे अधिक विद्यमान होता है। क्या होता है? सबसे अधिक चुंबकीय गुण सबसे अधिक विद्यमान होता है, ठीक है, या सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, उसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक पोल कहते हैं। जहां पर सबसे अधिक चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, सबसे ज्यादा क्षेत्र शक्ति होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा शक्ति देखो चुंबक की कहां होती है? उनके पोलों पर ही होती है। तो उनको क्या कहते हैं हम?
नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबक में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, तो ये है मेरा चुंबकीय ध्रुव। सबसे ज्यादा ध्रुव सामर्थ्य किसमें होती है? यहीं पर होती है। ठीक है, और इस प्रकार से ये बताऊंगा मैं ये क्या बना रहा हूं। देखिए देखिए यहां पर अब मेरा आएगा, यहां पर चुंबकी मेरा ये हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, चुंबकीय अक्ष। देखिए चुंबकीय अक्ष क्या होगा? चुंबकीय अक्ष वह रेखाएं होती हैं, वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाती है। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाती है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। तो यहां पर ये देखिए, देखिए एक बात आप ध्यान रखना, चुंबक के जो बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी ना, जो काल्पनिक रेखा होंगी, वो बाहर तो एन ध्रुव से एफ ध्रुव की ओर जाती हैं। ठीक है, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जाएंगी, लेकिन चुंबक के अंदर एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर आती हैं। ठीक है, तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं एन ध्रुव को एस ध्रुव से मिलाने वाली, उन्हीं को ही हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, ये आया आपको समझ गया दोस्तों? तो ये हो गया मेरा चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चुंबकीय अक्ष है जो यहाँ पर एक मैंने लाइन खींची है लंबी, ये वाली, ये लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये है मेरा उदासीन अक्ष, चुंबकीय न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब ये होता है किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल से होकर गुजरने वाली, लंबवत तल यानी कि ये इस लंबवत तल से होकर गुजरने वाली बल रेखाएं या रेखा, काल्पनिक रेखा को उस चुंबक का उदासीन अक्ष कहते हैं। किसी सेंट्रल पॉइंट ले लूं मैं यहाँ पे चुंबक का, इस सेंट्रल पॉइंट के लंबवत तल से गुजर रही है कोई रेखा, ये गुजर रही है, तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। लंबवत तल से किसी भी चुंबक के केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली लंबवत तल के अक्षत, लंबवत तल की रेखा जो होती है वो होती है मेरी न्यूट्रल मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, उदासीन अक्ष होता है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या नगण्य होती है, यहाँ पर चुंबक में किसी प्रकार का कोई भी चुंबकत्व नहीं होता है। ये वो अक्ष होता है जहां पर चुंबक बिल्कुल निराकृत होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई मैग्नेटिज्म नहीं रहता है, कोई चुंबकत्व नहीं रहता है, ये वो एक्सिस होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा चुंबकीय उदासीन अक्ष। अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। थोड़ा सा ये हो गया, अब इसको काट देते हैं। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं से आशय ये है, ये कोई चुंबक है, ठीक है, ये कोई चुंबक है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं एक इस प्रकार का निष्कोण वक्र होता है। क्या होता है? निष्कोण वक्र का मतलब ये होता है कि ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्या करती हैं? कभी भी नहीं काटती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, इसका मतलब होता है निष्कोण वक्र। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक ऐसा निष्कोण वक्र होता है, निष्कोण वक्र होता है जो कि उस क्षेत्र पर आरोपित चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है कि इस तरफ है, ऊपर है, नीचे है। तो ये जो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं एक ऐसा निष्कोण वक्र होता है जो किसी चुंबक की क्षेत्र पर उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, उसको बोलते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, वो होती है चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन चुंबक, चलिए इसमें पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है, अगर मान के चलिए मैंने इस चुंबक के यहाँ पर कोई लोहे की वस्तु रख दी, क्या रख दी मैंने? यहाँ पर लोहा रख दिया, कोई भी लोहे की एक वस्तु रख दी, या फिर जो मैग्नेटिक पदार्थ है वो रख दिया। अगर ये चुंबक इसको यहाँ से खींच लेगा, अगर ये जो मैग्नेट दिख रहा है, ये मैग्नेट अगर इसको यहाँ से खींच लेगा तो यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। मतलब यानी कहने का मतलब ये है कि जहां तक इसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का अनुभव किया जा सके वो उसका मैग्नेटिक क्षेत्र कहलाता है, यानी कि ये इसका मैग्नेटिक क्षेत्र हो गया। ठीक है, जहां तक इन चुंबकीय बल रेखाओं की शक्ति हमें अनुभव हो कि नहीं, यहां से भी लोहे को इसने इतनी दूर से खींच लिया है, तो इसका मतलब यहां तक इसका प्रभाव दिख रहा है। जहां तक इसका प्रभाव दिखे वही होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम चुंबक। नॉर्मल अपन कोई हमारा पदार्थ रखा हुआ है, ठीक है, उसको अगर हम चुंबक लगाएंगे तो वो अगर खींच जाएगा तो इसका मतलब वहां तक वो कार्य कर रहा है, मतलब वो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके
वो होता है हमारा, जो हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें कहीं देखिए ये जो चैप्टर है हमारा चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व का, इसमें मेन चीज तो ये डेरिवेशन तो है, ये परिभाषाएं तो है ही, साथ में सबसे ज्यादा आप याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है यूनिट्स पर, यूनिट्स यानी मात्रक इकाइयों पर। ठीक है, मात्रक और इकाइयों पर, इससे सबसे ज्यादा इन पर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए इसी में हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसी में हमारा फ्लक्स, इसी में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, इसी में हमारा रिलक्टेंस, ससेप्टेंस, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो गया, परमेबिलिटी, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी, ये सब चीजें इसी में ही आएंगी। ठीक है, क्योंकि विद्युत चुंबकत्व में हम वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा हमें याद रखना यूनिट्स किसकी, वेबर किसकी यूनिट्स है, ठीक है, एम्पियर टर्न किसकी यूनिट्स है, ठीक है, टेस्ला किसकी यूनिट्स है, मैक्सवेल किसकी यूनिट्स है, ये सब यूनिट्स भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, तो इस चैप्टर में से यूनिट्स ही पूछते हैं। यूनिट्स के 1 से 2 क्वेश्चन, इकाइयों के, मात्रक के 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं, तो सबसे ज्यादा हमें वही याद रखना है। ठीक है, अधिकतर आप उस पर ही गौर करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था आपको चुंबकीय फ्लक्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए ये एक चुंबक है मेरा, ठीक है, ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, यहां से देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए ये बल रेखाएं याद रखना आप एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। निष्कोण का मतलब ये होता है इनके बीच में कोई कोण नहीं बनता। अगर मान लो कोई रेखा ये जा रही है और एक रेखा वो आ रही है, अगर इसने यहाँ पर इसको काट दिया तो फिर निष्कोण वक्र नहीं होगा, यहाँ पे तो इसने कोण बना लिया, तो ये यहाँ पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, ये हमेशा निष्कोण वक्र ही होता है। तो देखिए किसी भी चुंबक के लंबवत तल से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, याद रखना, किसी भी चुंबक के लंबवत तल, सॉरी इकाई नहीं, किसी भी चुंबक के लंबवत तल से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, किसकी, बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, किसी चुंबक के लंबवत तल से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसकी इकाई होती है, देखिए इसकी इकाई होती है वेबर, क्या होती है, वेबर। ठीक है, या मैक्सवेल भी होता है। ठीक है, एम के प्रणाली में मैक्सवेल भी होता है। ठीक है, मैक्सवेल, 1 वेबर बराबरी पर होता है 10⁸ मैक्सवेल, ये आप चीज याद रखना। 1 वेबर, ये एग्जाम में आया था, एक एग्जाम में आ चुका है ये, 1 वेबर बराबरी पर क्या होगा, 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, ये हमारा सीजीएस और एमकेएस प्रणाली में मैक्सवेल हो जाता है। तो ये चीज हो गई चुंबकीय फ्लक्स। अब इसी में बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, ये ठीक है, 1 वेबर बराबर पर 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल मतलब 10⁸, ये कुल संख्या है चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या। ठीक है, तो यहां पे मैं इसी में बात कर लेता हूं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, घनत्व, देखिए घनत्व का नाम जहां आएगा वहां पे क्षेत्रफल का नाम जरूर आएगा। क्या आएगा, क्षेत्रफल। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या थी मेरी, किसी भी चुंबक के लंबवत तल से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना है हमें, घनत्व। इसकी डेरिवेशन क्या होगी, किसी भी चुंबक के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखना आप, इकाई क्षेत्रफल, बस इतना ऐड कर देना है। किसी भी चुंबक के लंबवत तल के इकाई क्षेत्रफल से, यानी कोई भी एक क्षेत्रफल ले लिया उसने, इतने क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ डेंसिटी की बात आ गई इसलिए, इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, बाकी सब सेम का सेम, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। बस फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में एक अंतर है, कितने का, इकाई क्षेत्रफल का, बाकी सेम डेरिवेशन उसकी वैसी की वैसी है।
ठीक है, तो देखिए फ्लक्स घनत्व जो होता है हमारा, इसकी जो इकाई होती है वो होती है टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। इसकी एम केस में एक मेन इकाई हमारी है टेस्ला, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होती है। क्या होती है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ये होता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसमें सिर्फ एक अंतर है इकाई क्षेत्रफल का, बाकी सब हमारा चुंबकीय फ्लक्स के समान ही होता है। इसकी एक इकाई टेस्ला भी होती है एम के प्रणाली में, सीरीज प्रणाली में इसकी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये हमारे दो महत्वपूर्ण चीजें थी जो मैंने आपको बताई, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और दूसरे पद देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं चुंबकीय प्रेरण के बारे में। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी मेरा एक मैग्नेट है, अगर उस मैग्नेट के पास में यदि मैं किसी भी लोह पिंड को लेकर के आता हूं, कोई भी यहाँ पे लोहे का एक टुकड़ा है, इसको अगर मैं इसके पास में लेकर आता हूं तो इसमें एक विपरीत ध्रुवता का, कैसा? विपरीत, समान नहीं होगा। देखिए ये इसकी तरफ खींचा हुआ क्यों आता है? हम जानते हैं कि विपरीत ध्रुवों में परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में क्या होता है? परस्पर आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? जैसे मान के चलिए यहां पर इसका एस ध्रुव है, अगर इसका एस ध्रुव पहले इस पिंड के पास में पहुंचा या फिर इस लोहे के टुकड़े के पास पहुंचा, तो इस पर यहां पर एन ध्रुव हो जाएगा, एन ध्रुव यहां पर हो जाएगा, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यानी कहने का मतलब ये है, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि एक प्रेरण ठीक है, उसको भी वो प्रेरित करता है अपनी तरफ आने के लिए कि तुम भी मेरे जैसा बन जाओ। क्यों बन जाओ? क्योंकि इसमें वो गुण है, इस चुंबक को पता है कि इस लोहे में भी चुंबक बनने का पूरा गुण विद्यमान है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इस लोहे को भी चुंबक बना लेता है। यानी कि प्रेरण का मतलब ये हो गया कि यदि किसी लोह चुंबकीय पदार्थ या किसी लोहे के एक पदार्थ को, लोहे की किसी वस्तु को अगर मैग्नेटिक क्षेत्र के अंदर लाया जाता है तो उसमें एक विपरीत ध्रुवता का मैग्नेट पैदा हो जाता है। ठीक है, जिससे वो स्वयं भी एक चुंबक की भांति कार्य करता है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, देखिए यहां पर इसको चुंबक बनाने के लिए इसको बिल्कुल चिपकाने की आवश्यकता नहीं है, अकेला थोड़ा सा इसके पास ही लाना आवश्यक है बस। मैग्नेटिक क्षेत्र में ले आइए, वो ऑटोमेटिक उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि ये इसमें एक विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, प्रेरण यानी मैं आपको बता दिया। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये प्रेरण होता कैसे है। ठीक है, जो फ्लक्स होता है, मैंने आपको बताया चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, वो चुंबकीय फ्लक्स को वहां पे कौन लेकर के आता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित कौन करता है? कोई ना कोई बल तो उसके अंदर कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो देखिए चुंबक वाहक बल, चुंबकत्व वाहक बल, उसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जिस प्रकार की विद्युत परिपथ में जो ईएमएफ होता है वो वोल्टेज को या विभवांतर को वहां पर स्थापित करता है या धारा को स्थापित करता है किसी परिपथ में, उस पर जो बल लगाया जाता है उसको ईएमएफ कहते हैं। उसी प्रकार किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स यानी फाई को फ्लक्स को स्थापित करने के लिए जिस बल की हमें आवश्यकता होती है, उस बल को हम चुंबकत्व वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ कहते हैं। ठीक है, एमएमएफ मतलब फोर्स, F = FM = N.I। देखिए आई की जगह पे यहाँ पे फ्लक्स फाई भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए करंट जो होता है वो चलता है विद्युत परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में फाई चलता है, मतलब फ्लक्स चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर NI से इसको डिनोट करते हैं हम, अधिकतर ये चलता है। ठीक है, N यानी होगा यहाँ पर टर्न्स की संख्या, क्या हो गई? टर्न की संख्या, कितने टर्न्स है। I यानी हो गया मेरा करंट या धारा या फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए FM यहाँ हो गया मेरा मैग्नेटोमोटिव, यहाँ पे फोर्स हो गया। अब देखिए टर्न्स की इकाई होती है क्या? देखिए ये होगा टर्न, N मतलब टर्न, और I की इकाई क्या हो गई? मतलब धारा की इकाई एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। तो यहाँ पर FA मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई हो गई एम्पियर टर्न। क्या हो गई? एम्पियर टर्न। या फ्लक्स या फाई टर्न भी हो सकता है, फ्लक्स टर्न भी हो सकता है।
लेकिन हम अधिकतर इसको इसकी जो एमकेएस प्रणाली में है, इसकी एमकेएस प्रणाली में इसको एम्पियर टर्न ही इसकी इकाई होती है। ठीक है, तो ये है मेरा चुंबक वाहक बल, जो किसी फ्लक्स को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करने के लिए जो बल लगाया जाता है, उस बल को हम चुंबकत्व वाहक बल कहते हैं। जो जिस प्रकार की उसमें इलेक्ट्रिक जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उसमें ईएमएफ होता है। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा ओम के नियम का सिद्धांत आप साथ में लेते हुए चलना। ठीक है, यहाँ पर V जो है इसको हम FM का काम करेगा। ठीक है, I तो हमारा फ्लक्स का काम करेगा और R करेगा RM का काम। ठीक है, यहाँ मैग्नेट हो गया क्योंकि। ठीक है, इस पर हम जैसे अभी रिलेक्टेंस पढ़ेंगे तो रिलेक्टेंस की जो इकाई होगी वो इसी सूत्र से निकल आएगी। देखिए कैसे निकलती है। ये तो हो गया चुंबक वाहक बल जो उस फ्लक्स को स्थापित करता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलेक्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रिलक्टेंस के बारे में। ठीक है, रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, जिस प्रकार की विद्युत परिपथ में प्रतिरोध होता है ना, क्या होता है? प्रतिरोध। उसी प्रकार इसमें होता है रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं R, यहाँ पे इसके बॉटम में M का मतलब जहां पर आप देखें वहां पर मैग्नेटिक जो चैप्टर है उसकी बात हो रही है, मैग्नेट की बात हो रही है। तो जिस प्रकार विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है? रिलक्टेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? फ्लक्स का विरोध करता है। ठीक है, जिस प्रकार की रेजिस्टेंस जो होता है वो धारा का विरोध करता है, ये फ्लक्स का विरोध करता है। देखिए रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था V = IR होता है ओम के नियम से। ठीक है, ये डीसी परिपथों में काम करता है। V की जगह यहाँ पर क्या हो गया मेरा? ये फोर्स हो गया। ठीक है, I की जगह मेरा फ्लक्स हो गया और R की जगह RM हो गया। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस है ना, ये RM। अब RM की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो ये फाई मेरा कहाँ चला जाएगा? FM/φ = RM। ठीक है, तो यहाँ पर RM = क्या हो गया? FM/φ। अभी मैंने बताया था जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है वो क्या होता है? N × I होता है, N × I होता है बाय फ्लक्स होता है। ये फ्लक्स ऐसा कैसा। अब इसकी इकाई मुझे निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं? देखिए एम्पियर टर्न प्रति फ्लक्स की इकाई क्या होती है? मैंने बताया था मैक्सवेल होती है या वेबर होती है। तो एमकेएस में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एमकेएस में क्या होगी मेरी? वेबर। तो यहाँ पर एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये इसकी यूनिट मात्रा हो जाएगा या यूनिट हो जाएगी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो रेजिस्टेंस का जिस प्रकार से विद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस होता है, जो कि फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, फ्लक्स को स्थापित करने में मदद बिल्कुल नहीं करता बल्कि उसका विरोध करता है। ठीक है, तो ये आप दो चीज मेरी समझ लीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। विद्युत परिपथ और थोड़ा सा चुंबकीय परिपथ में कौन कौन सी चीज सेम होती है। देखिए यहाँ पर मैं एक तरफ लिखता हूं मेरा विद्युत परिपथ, ये विद्युत परिपथ, ये चुंबकीय परिपथ। ठीक है, ये चुंबकीय परिपथ। विद्युत परिपथ में जो धारा होती है I, क्या होती है? धारा I। इसमें धारा को यहां पर क्या कहा जाता है? फाई से डिनोट किया जाता है और इसको फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें वोल्टेज होता है ना, जो मेरा ईएमएफ होता है वोल्टेज, यहाँ पर उसको ईएमएफ एमएमएफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमएमएफ या एफएम कह सकते हैं इसको। ठीक है, एफएम। इस प्रकार से यहाँ पर जो ईएमएफ होता है उसको यहाँ पर एमएमएफ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है आर, उसको यहाँ पर रिलक्टेंस बोला जाता है, आरएम। ठीक है, रिलक्टेंस। ठीक है, और भी मैं बताऊंगा, अभी आप इतना याद कर लिए चार चीजें, बहुत सारी चीजें हैं अभी तो। परमियंस है, ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, परमेबिलिटी है, और कई सारी अभी चीज आएगी, परमियंस वगैरह आएगी, वो विशिष्ट चालकता वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये चार चीज अभी याद रख लीजिए। विद्युत परिपथ में धारा होती है, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में जो वोल्टेज होता है उसको यहाँ पर एफएम कहा जाता है, यानी कि फोर्स कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेट में। यहाँ विद्युत परिपथ में जो ईएमएफ होता है उसको चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है विद्युत परिपथ में उसको चुंबकीय परिपथ में आरएम, रिलक्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलक्टेंस। ठीक है, चलिए अब इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर चुंबकनशीलता की। ठीक है, देखिए इनसे कुछ एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आपको अपने थ्योरी बुक में मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि उनको देखिए यहाँ पर एक दो क्वेश्चन नहीं, उसमें उसकी थ्योरी जो बुक होती है हमारी, जो आप सेट पेपर लगाएंगे उन सेट पेपरों में से प्रत्येक जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको आप निकाल के सॉल्व करिएगा। कुछ नहीं है, जो सूत्र में बताते जा रहा हूँ उन्हीं सूत्र में ही मान रखना है और कुछ नहीं करना होता है उनमें। मेन चीज मैंने आपको शुरू में बताया था, इसमें सिर्फ यूनिट्स याद करना है, इकाइयां नहीं भूलना है। इकाइयां सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आधे से ज्यादा सॉल्यूशन तो इकाइयों से ही सॉल्व हो जाता है।
चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं चुंबकनशीलता। देखिए चुंबकनशीलता होती है, ठीक है, चुंबकनशीलता जो होती है, जो हमारी परमेबिलिटी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, परमेबिलिटी, ठीक है, चुंबकनशीलता, चुंबकशीलता, ठीक है, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का मतलब ये होता है, परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर कितनी आसानी से चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देता है या फ्लक्स को गुजरने देता है, उसको बोलते हैं हम चुंबकनशीलता। चुंबकनशीलता जो होती है उसको हम म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये इसकी एक देखिए एक और इसका परिभाषा है, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स इंटेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी हो गई है मेरी, डेंसिटी, और फ्लक्स इंटेंसिटी यानी कि चुंबकीय घन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, अनुपात, उसको भी हम क्या कहते हैं, उसको भी चुंबकशीलता कहा जाता है। ये दो परिभाषाएं हैं। एक तो समझने के लिए कौन सी परिभाषा है कि कोई पदार्थ अपने अंदर कितनी आसानी से चुंबकीयशीलता या फिर चुंबकीय बल रेखाएं या फ्लक्स को अपने अंदर से गुजरने देता है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा कि फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स इंटेंसिटी के अनुपात को चुंबकनशीलता कहते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका हेनरी भी होता है, हेनरी प्रति मीटर इसकी इकाई। देखिए वैसे तो एक रेशियो है, इसका अनुपात नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको हेनरी प्रति मीटर में इसको हम दर्शाते हैं, ठीक है। इसका एमके प्रणाली में अगर देखा जाए तो हेनरी प्रति मीटर। तो चुंबकशीलता मेरी क्या हो गई, बी अपॉन एच, फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स इंटेंसिटी के रेशियो को हम चुंबकनशीलता कहते हैं। देखिए ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, आगे चलेंगे, जो हमारे आगे के पद हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बारे में, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने फ्लक्स डेंसिटी पढ़ाया, फ्लक्स इंटेंसिटी पढ़ लीजिए आप, बताया था ना, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। देखिए ये चीज सबको पता है कि तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तीव्रता का मतलब स्पष्ट आप लोग समझ गए होंगे, जहां पर तीव्र चुंबकन क्षेत्र हो। यानी अगर कोई मैग्नेट होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे अधिक तीव्रता कहां होती है मैग्नेट में, उसके ध्रुवों पर होती है। कहां होती है, उनके पोल्स पर होती है। सबसे ज्यादा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक होता है, यहीं पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सबसे अधिक यहाँ पर ही होती है, ठीक है, यहाँ पर ही होती है ना, ठीक है। तो अब देखिए मेरी बात, यानी कि किसी भी चुंबक के इकाई ध्रुव पर, ठीक है, किसी भी चुंबक के इकाई क्षेत्रफल के किसी इकाई ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। यानी कि ये तीव्रता क्या है, एक प्रकार का बल ही है। यानी कि सबसे अधिक बल कहां लग रहा है, उसके ध्रुवों पर लग रहा है, या तो नॉर्थ पोल पे लग रहा है या साउथ पोल पे लग रहा है। तो उसके इकाई ध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है ना, एफ, देखिए एफ एम बाई एल। देखिए एल क्यों, यहाँ पर एल क्यों लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लंबवत तल है, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके इकाई ध्रुव पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है मेरा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसकी इकाई एफएम, एफएम क्या है, एन इंटू आई होता है। एल को हम दर्शाएंगे मीटर में, किसमें, मीटर में, ठीक है। तो एम्पियर टर्न प्रति मीटर, ये इसका एम के प्रणाली में मात्रक हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का, ठीक है। यहाँ पर जो चुंबकीय बल लगाया गया हो इकाई ध्रुव पर, उसी को हम बोलेंगे चुंबकन क्षेत्र तीव्रता या इंटेंसिटी। बताया था ना मैंने, बी बाई एच, इसको एच से दर्शाते हैं, किससे, एच इज इक्वल टू एफ एम बाई एल या फिर एन आई बाई एल, ठीक है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं धारण शक्ति, किसके बारे में बात करेंगे अब हम, धारण शक्ति के बारे में। देखिए धारण मतलब मैं अपने अंदर कितना कुछ रख सकता हूं, धारण शक्ति का मतलब ये है, देखिए इसको बोलते हैं हम क्या, रिटेंटिविटी, ठीक है। धारण शक्ति, धारण शक्ति यानी रिटेंटिविटी, क्या बोलेंगे इसको हम, रिटेंटिविटी। देखिए कोई भी जब चुंबक होता है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को बार बार चुंबकत्व किया जाता है और अचुंबकित किया जाता है। क्या किया जाता है, कोई भी विद्युत चुंबक को ले लूं अगर मैं, तो उसको बार बार चुंबकित किया जाता है और फिर अचुंबकित किया जाता है। कोई लोहे का टुकड़ा है, उसको मैं चुंबक के पास में लाया, पास में ले आया, अब उसको ले आया तो उसमें भी क्या गुण आ गए, मैग्नेट के गुण आ गए। लेकिन फिर उसको मैं दूर ले गया
तो उसमें चुंबकत्व गुण खत्म हो गया, फिर पास ले आया, फिर दूर, फिर पास, फिर दूर। तो ऐसा नहीं है कि उस लोहे के टुकड़े में पूरी तरीके से चुंबकत्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ मात्रा में चुंबकत्व के गुण शेष रह गए होंगे। समझ रहा है मेरी बात को? कुछ ना कुछ, जैसे किसी की संगति का असर होता है, भले ही उसकी हमने संगति छोड़ दी, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर उसकी संगति रहेगी रहेगी, निशान तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इसी प्रकार कोई अगर लोहे का टुकड़ा है, उसमें उसको अगर मैं बार बार चुंबक के पास ला रहा हूं, ले जा रहा हूं, बार बार उसमें चुंबक के क्षेत्र में ला रहा हूं, भले ही इस टुकड़े को मैंने यहां से हटा दिया हो, लेकिन फिर भी इस टुकड़े में कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व जिसे कहते हैं हम, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म शेष रह जाता है। तो इस टुकड़े की वो क्षमता, ये जो लोहे का टुकड़ा है ना, इस टुकड़े की वो क्षमता जिससे कि वो अपने अंदर उस अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण कर सकता है, वही कहते हैं हम उसकी धारण शक्ति, रिटेंटिविटी। ठीक है, यानी कि धारण शक्ति, जिसको वो धारण कर सकता है, यानी कि किसी भी लोह चुंबकीय पदार्थ में अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता उसकी रिटेंटिविटी कहलाती है, उसकी धारण शक्ति कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हमारा आता है चुंबकीय संतृप्तता। क्या आता है? संतृप्तता। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेचुरेशन, सेचुरेशन पॉइंट होता है। ठीक है, सेचुरेशन, आप संतृप्त, मेरी 10 रोटी खाने की कैपेसिटी है, 10 रोटी के बाद मैं और अधिक नहीं खा सकता। इसका मतलब होता है अगर मैं किसी भी लोहे के टुकड़े को इतना चुंबकित कर दूं, इतना चुंबकित कर दूं कि फिर और चुंबकन बल लगाने पर वो और अधिक चुंबकित नहीं हो सकता, वो होती है उसकी सेचुरेशन पॉइंट, यानी वो अब संतृप्त हो चुका है, उसमें और अधिक मैग्नेट अब हम नहीं ले सकते, उसमें और अधिक चुंबकीय क्षेत्र हम नहीं डाल सकते, उसमें नहीं फ्लक्स हम ज्यादा फ्लो कर सकते, उसको जितना भरना था वो उतना भर चुका है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम संतृप्त। ये सीधी सी एक प्रैक्टिकली बात है, किसी भी उदाहरण से आप समझ सकते हैं, खाने से मतलब नहीं है, किसी भी और चीज समझ सकते हैं। कोई डिब्बे में हम कोई बोतल में पानी भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं, वो एक पॉइंट, जहां एक पॉइंट हमारा ऐसा आता है जहां पर उसमें पानी आना बंद हो जाता है, वो उसकी सेचुरेशन पॉइंट कहलाता है। उसके बाद में वो उसमें पानी नहीं जाएगा। उसी प्रकार मैग्नेट होता है, उसको इतना मैग्नेटाइज किया जाता है कि वो फिर इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होता है, वो उसकी सेचुरेशन पॉइंट कहलाती है, वो उसका संतृप्त, चुंबकीय संतृप्तता बात कर लेते हैं कुछ और पदों के बारे में। ठीक है, कुछ एग्जाम्स में आ जाते हैं, अगर आ जाए तो वैसे इतना इंपोर्टेंट तो नहीं है ये पद, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए एक और होता है, ये हो गया मेरा धारण शक्ति। इसके बाद में आता है मेरा लीकेज। ठीक है, लीकेज आता है। ठीक है, फ्लक्स लीकेज, उसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। देखिए लीकेज से मतलब ये होता है कि देखिए किसी चुंबकीय पदार्थ का वहां फ्लक्स, वो फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वहां फ्लक्स होता है जो उपयोग में नहीं आता, लीकेज। यानी कि मैंने अगर कोई बोतल में पानी भरा, उसमें कुछ पानी लीकेज हो रहा है, ठीक है, तो मैं उतना ही पानी पी पाऊंगा जितना कि मेरा अब बोतल में बच जाएगा, तो वो हो गया मेरा फ्लक्स लीकेज। जो पानी बाहर वेस्ट हो गया वो हो गया लीकेज। यानी कि जो मेरा टोटल, देखिए अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो यहाँ पे मेरा टोटल फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे जो लीकेज फ्लक्स है फाई एल, इसको फाई और बॉटम में एल लिखते हैं। ठीक है, प्लस जो मैंने उपयोग किया, उन दोनों फ्लक्स का योग करूंगा, तब जाके मेरा टोटल फ्लक्स निकलेगा। यानी कि उस बोतल में अगर मैंने 1 लीटर पानी भर के आपको दिया था और आपने कुछ पानी वहां पर गिरा दिया या लीकेज हो गया, तो मैं अब आपसे पूछूं कि इस बोतल में बताइए कितना पानी था, कितना पानी था, तो आप क्या करेंगे, उस बोतल में जितना पानी बचा हुआ है वो, और जो गिर गया है पानी वो, उन दोनों को योग करके कि आधा लीटर इसमें पानी बचा है और जो गिरा होगा वो भी शायद आधा लीटर या 250 ग्राम, जितना भी पानी हो, उन दोनों को ऐड करके आप मुझे बताएंगे कि इस बोतल में इतना पानी था। यानी कि वही बात फ्लक्स के बारे में लागू होती है। ठीक है, तो जो फ्लक्स मैंने यूज कर लिया वो, और जो लीकेज फ्लक्स था, उन दोनों का योग क्या कहलाता है, फ्लक्स लीकेज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, चुंबकीय लीकेज या फ्लक्स लीकेज। ठीक है, चुंबकीय लीकेज। चलिए अब इसके बाद थोड़ा फैक्टर की बात कर लेता हूं। चुंबकीय जो फ्लक्स लीकेज होता है, इसका फैक्टर होता है, क्या होता है, फैक्टर। अब ये फैक्टर अपन कैसे नोट करेंगे, देखिए जो हमारा टोटल जो फ्लक्स होगा या जो फैक्टर होगा हमारा, उसमें देखिए जो हमारा उपयोगी फ्लक्स है टोटल, ठीक है, जो हमारा टोटल फ्लक्स है, सॉरी, जो हमारा टोटल फ्लक्स है और जो उपयोगी फ्लक्स है, उसका अनुपात क्या कहलाता है, ठीक है, उसका अनुपात कहलाता है मेरा चुंबकीय फ्लक्स लीकेज फैक्टर। देखिए टोटल फ्लक्स क्या होगा मेरा, जो लीकेज हो गया वो फ्लक्स, जो उपयोगी हुआ वो फ्लक्स बटे में उपयोगी फ्लक्स, ये होगा मेरा क्या, चुंबकीय लीकेज फैक्टर। इसको जैसे फैक्टर हम निकालते हैं कि बताइए इसका, जैसे पावर फैक्टर हो गया,
फॉर्म फैक्टर हो गया, इस प्रकार फैक्टर हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, इन्हीं पदों में पढ़ेंगे। तो ये मेरा हो गया चुंबकीय लीकेज फैक्टर, इसके बारे में भी याद रखना आप। ये तो रटने वाली बात है, इसमें समझना भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ये सूत्र आप जरूर रट लेना। इसमें कुछ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन भी इनका पूछ लेता है। जैसे मान ली इसको इस प्रकार दे दीजिए कि यहां से देखिए फाई एल अपॉन फाई यू, अगर मैथ्स के आप स्टूडेंट हैं तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। फाई यू प्लस फाई यू, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस फाई एल अपॉन फाई यू। इस प्रकार भी अगर दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक सूत्र तो ये बन जाएगा इसका, और ये एक सूत्र ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब तोड़ देते हैं। देखो सूत्रों को मैंने पहले बताया कि आप यूनिट्स याद कर लीजिए, इन सूत्रों को याद कर लीजिए, इन्हीं सूत्रों में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसी प्रकार बनते हैं, ठीक है। कुछ भी दे देगा आपको बोलेगा कि लीकेज फैक्टर याद कीजिए। अगर मान ले जो हमारा उपयोगी फ्लक्स है वो इतना है, उपयोगी फ्लक्स इतना है, और तो उपयोगी फ्लक्स दो जगह है तो इसका मान रख देंगे, तो आपको लीकेज फैक्टर का लीकेज फ्लक्स से ज्ञात हो जाएगा कि हमारा लीकेज फ्लक्स इतना था। अगर वो टोटल फैक्टर का मान दे दे तो किसी का भी किन्हीं भी तीन चीजों का ये मान दे तो आपको चौथी चीज निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लीकेज फैक्टर। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं यहाँ पर रिलेक्टिविटी के बारे में, ठीक है। जिस प्रकार से क्या होता है, देखिए जिस प्रकार जो विद्युत परिपथ होता है हमारा, विद्युत परिपथ में जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, उसी प्रकार से इसमें रिलेक्टिविटी होती है। क्या होती है? रिलक्टेंस तो सुना है आपने, ठीक है। रिलेक्टिविटी, ठीक है, रिलेक्टिविटी होती है। तो रिलेक्टिविटी जो होती है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है विद्युत परिपथ में, उसी के समान इसमें विशिष्ट रिलेक्टिविटी होती है, ठीक है। ये देखिए वो किसका विलोम था वहां पर विशिष्ट प्रतिरोध, वो विशिष्ट चालकता का प्रतिरोध था। ये यहाँ पर चुंबकनशीलता का विपरीत होगा, ठीक है। रिलेक्टिविटी जो होगी मेरी रिलेक्टिविटी वो होगी 1 अपॉन चुंबकशीलता, ठीक है। 1 अपॉन चुंबकशीलता का विलोम ये होगा, ठीक है। इसका मात्रक जो होगा मीटर प्रति हेनरी होगा, ठीक है। एम के प्रणाली में मीटर प्रति हेनरी। तो रिलेक्टिविटी जो होगी वो चुंबकशीलता, देखिए चुंबकशीलता क्या होती है, मैंने अभी बताया था, अपने अंदर से कितनी आसानी से फ्लक्स को, चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकत्व को गुजरने देती है वो। लेकिन रिलेक्टिविटी इसका विलोम, ये विरोध करती है, विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ये विरोध करती है, ठीक है, कि इसके अंदर से चुंबकनशीलता का मान और कम हो जाए। जैसे ही में चुंबकनशीलता का मान कम होगा, इसका मान बढ़ जाएगा, या इसका मान कम होगा तो इसका मान बढ़ जाएगा, ठीक है। ये विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही होता है। देखिए विद्युत परिपथ में होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत परिपथ में, और इसमें होता है रिलेक्टिविटी, ये विशिष्ट प्रतिरोध। ये आप याद रखना, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम परमियंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब हम? परमियंस। देखिए परमियंस शब्द से तात्पर्य है कि परमिशन देना यानी कि चालकता, ठीक है। जिस प्रकार विद्युत परिपथ में क्या होता है, चालकता होती है। चालकता मैंने बताया था G = 1/R होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परमियंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? परमियंस। जो अपने अंदर चुंबकीय फ्लक्स को गुजरने में सुगमता प्रदान करती है, बहुत अच्छा रास्ता प्रदान करती है, उसको हम परमियंस कहते हैं। इसको यहाँ पर रो से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। और इसका जो मात्रक होता है जो वही होता है वेबर प्रति एम्पियर टर्न। देखिए वेबर प्रति एम्पियर टर्न। अब मैं बताता हूं आपको कैसे होता है ये। देखिए यहाँ पर G का मान है, यहाँ पर इसको दर्शाते हैं रो से, तो मैं यहाँ पर रो लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर 1/Rm, इसको m लिखना, क्योंकि देखिए मैंने बताया था मैग्नेट लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि Rm का मान मैग्नेट का रेजिस्टेंस = 1/Rm लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे याद आ रहा अच्छी तरह कि यहाँ पर V = IR होता है ओम के नियम द्वारा। Rm इसका मान क्या होगा? देखिए Fm बताया था मैंने, ये होगा मेरा फाई इंटू Rm होगा, या फिर इसको I ही रहने देते हैं। अगर मैं Rm का मान निकालू यहाँ से, अगर इसका मान मुझे निकालना है तो इसको मुझे बटे में लाना पड़ेगा, ठीक है। 1/Fm = 1/I इंटू Rm, ठीक है। अब मुझे यहाँ से 1/Rm का मान चाहिए, तो Rm का मान मैं निकालूंगा तो इस I को यहाँ पहुंचाऊंगा, I/Fm हो गया Fm। देखिए इसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर। इसकी इकाई क्या होती है? N इंटू I होता है ये, ठीक है, एम्पियर होती है। और यहाँ पर N इंटू I या Fm की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न। क्या होती है? एम्पियर टर्न होता है, ठीक है। क्या होता है? देखिए I की इकाई Fm = N इंटू I होता है ना, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ठीक है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर हो गया। अब यहाँ एम्पियर से एम्पियर तो कट जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा मेरा? वेबर प्रति एम्पियर टर्न।
तो यहाँ से ये इकाई हमारी निकल के आती है। तो परमियंस जो होता है हमारा क्या होता है, परमियंस विशिष्ट जो चालकता होती है, उसी चालकता, जिस प्रकार से यहाँ पर चालकता होती है विद्युत परिपथ में, यहाँ पर हमारी ये चालकता होती है। इसको रो से दर्शाते हैं, 1/Rm इसका सूत्र होता है, ठीक है। वेबर प्रति एम्पियर टर्न इसकी यूनिट्स होती है। ये इस प्रकार से आप ओम के नियम में मान रख के आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर Rm का मान मुझे निकालना था, तो I/Fm हो गया, ठीक है। तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न, देखिए Fm की इकाई मेरी ये थी, अब इसको उल्टा भी तो करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर Rm का मान चाहिए मुझे, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। तो इस प्रकार से ये हो गया मेरा परमियंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज याद रखना कि हमारा परमेबिलिटी, ये सब इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये सब चीज क्या है, मैं आपको सब एक सारणी बता दूंगा जिसमें किसको किसका विलोम कहा जाता है, विद्युत परिपथ में उसको क्या कहा जाता है, चुंबकीय परिपथ में उसको क्या कहा जाता है, ये सब चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। आप उस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें और अभी बहुत कुछ पढ़ना हमें बाकी है जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो आप जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।